पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर आगरा चला आया। आगरा आकर बाबर ने भारत के संबंध में कुछ संस्मरण लिखे। 16वीं शताब्दी की प्रथम चतुर्थांशी में लिखे गए इस विवरण में बाबर ने बहुत सी रोचक एवं उपयोगी बातें लिखी हैं, किंतु भारतीयों का वर्णन करते समय उसने भारत के लोगों की बहुत निंदा की है तथा उन पर भूखे, नंगे एवं निकम्मे होने के आरोप लगाए हैं। बाबर ने लिखा है कि भारत में अधिकांश लोग कारीगर तथा श्रमिक हैं। वे पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम आकर्षण है। यहाँ के निवासी न तो रूपवान होते हैं और न सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। ये न तो किसी से मिलने जाते हैं और न कोई इनसे मिलने आता है। न इनमें प्रतिभा होती है और न कार्यक्षमता, न इनमें शिष्टाचार होता है और न उदारता। भारतीय लोग कला कौशल में न तो किसी अनुपात पर ध्यान देते हैं और न नियम तथा गुण पर। न तो यहाँ अच्छे घोड़े होते हैं और न अच्छे कुत्ते। न अंगूर होता है, न खरबूजा और न उत्तम मेवे। यहाँ न तो बर्फ मिलती है और न ठंडा जल। यहाँ के बाजारों में न तो अच्छी रोटी ही मिलती है और न अच्छा भोजन ही प्राप्त होता है। यहाँ न हम्माम अर्थात गर्म पानी के गुसलखाने हैं, न मदरसे, न शमा, न मशाल और न क्षमादान। शमा तथा मशाल के स्थान पर भारत में बहुत से मैले कुचैले लोगों का एक समूह होता है जो डीवटी कहलाते हैं। वे अपने बाएं हाथ में एक छोटी सी 3 पांव की लकड़ी लिए रहते हैं। उसके एक किनारे पर मोमबत्ती की नोक के समान एक वस्तु सी लगी रहती है। इसमें अंगूठे के बराबर एक मोटी सी बत्ती लगी रहती है। वे अपने दाएं हाथ में एक तुम्बी सी लिए रहते हैं जिसमें एक बारीक छेद होता है। इस तुम्बी में से बत्ती में तेल की धार टपकाई जाती है। धनी लोग 100-200 दीवटियों को अपने यहाँ रखते हैं। जब बादशाह या बेगम को आवश्यकता होती है तो यही मैले कुचैले दीवटी बत्ती लेकर उनके निकट खड़े हो जाते हैं। बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान में बड़ी नदियों एवं तालाबों के अतिरिक्त कहीं जल धाराएं नहीं होती। भारत के उद्यानों तथा भवनों में भी जल धाराएं नहीं होती। इनके घरों में कोई आकर्षण नहीं होता। न उनमें हवा जाती है, न उनमें सुडौलपन होता है और न अनुपात। कृषक तथा निम्न वर्ग के लोग अधिकांशतः नंगे ही रहते हैं। वे लोग लत्ते का एक टुकड़ा बांध लेते हैं जो लंगोटा कहलाता है। नाभि से नीचे एक लत्ते के टुकड़े को दोनों जांघों के नीचे से लेते हुए पीछे ले जाकर बांध देते हैं। स्त्रियां भी लुंगी बांधती हैं। इसका आधा भाग कमर के नीचे होता है और दूसरा सिर पर लिया जाता है। संभवतः बाबर ने भारत की साड़ी को लुंगी कहा है। बाबर ने अपनी पुस्तक में अनेक विरोधाभासी बातें लिखी हैं। एक स्थान पर वह कहता है कि भारत वालों को समय, संख्या एवं तौल संबंधी ज्ञान बहुत अधिक है, जिससे अनुमान होता है कि यह एक धनी देश है। इसी पुस्तक में बाबर ने यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बहुत बड़ा देश है। यहाँ अत्यधिक सोना चांदी है। वर्षा ऋतु में यहाँ की हवा बड़ी ही उत्तम होती है। कभी कभी दिन भर में 15-20 बार वर्षा हो जाती है। स्वास्थ्यवर्धक एवं आकर्षक होने के कारण उसकी तुलना असंभव है। केवल वर्षा ऋतु में ही नहीं, सर्दियों एवं गर्मियों में भी यहाँ बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं। बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान में भेरा से लेकर बिहार तक के जो प्रदेश इस समय मेरे अधीन हैं, उनका वार्षिक राजस्व संग्रह 52 करोड़ रुपए है। जिस देश के लोगों को बाबर ने बार बार भूखा, नंगा और निकम्मा कहा है, उस देश के एक छोटे से हिस्से से
बाबर को 52 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के लोग भूखे नंगे थे या बाबर स्वयं भूखा नंगा था, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा के कष्ट सहकर भारत का सोना, चांदी और सुंदर औरतें लूटने आया था। बाबर ने स्वयं ही अपने संस्मरणों में रहट, डोल, चरस तथा नहरों की जानकारी दी है, जो इस बात के प्रमाण है कि भारत के किसान पूर्णतः बरसात पर निर्भर नहीं थे। वे धरती के गर्भ से जल लेकर खेतों में सिंचाई करते थे। ऐसे लोग भूखे नंगे कैसे हो सकते थे? यदि थे तो उसके लिए क्या वे अफगान लुटेरे जिम्मेदार नहीं थे, जो विगत 350 साल से उत्तर भारत के मैदानों पर राज कर रहे थे और उन्होंने भारी लूट मचा रखी थी। बाबर ने अपनी पुस्तक में भारत के गांवों एवं नगरों के संबंध में एक रोचक बात लिखी है, जो भारत के लोगों की दुर्दशा के कारण का कच्चा चिट्ठा अनायास ही खोल देती है। बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान में पूर्वे गांव तथा नगर क्षण भर में बस जाते हैं और उसी प्रकार नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े नगरों के निवासी जो वर्षों से वहां बसे होते हैं, यदि वहां से भागना चाहते हैं तो वे 1 या 1.5 दिन में वहां से इस प्रकार भाग जाते हैं कि लेश मात्र भी उनका वहां कोई चिन्ह नहीं रह जाता। यदि उन्हें किसी स्थान को आबाद करना होता है तो उन्हें न तो नहर खोदने की आवश्यकता पड़ती है और न बंध बनवाने की, क्योंकि यहां वर्षा के सहारे ही कृषि होती है और जनसंख्या की तो कोई सीमा ही नहीं है। लोग एकत्रित हो ही जाते हैं, कुआं अथवा तालाब खोद ही लेते हैं। घरों तथा दीवारों को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। घास बहुत होती है, वृक्षों की तो कोई संख्या ही नहीं बताई जा सकती। झोंपड़ियां बना ली जाती हैं और तत्काल ग्राम अथवा नगर बस जाता है। यदि हम बाबर द्वारा लिखी गई इस बात पर विचार करें कि उस काल के भारत में गांवों एवं नगरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना कोई समय गंवाए स्थानांतरित कर देने की प्रवृत्ति क्यों विकसित हो गई थी, तो हम पाएंगे कि विगत सैकड़ों सालों से पश्चिम की ओर से हो रहे विदेशी आक्रमणों के कारण भारत के लोगों को अपने गांव या नगर खाली करके बार बार इधर उधर भागना पड़ता था। इस कारण लोगों में यह प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। गांवों एवं नगरों के त्वरित पलायन की इस प्रवृत्ति के माध्यम से एक और बात पर ध्यान जाता है कि उस काल में भारतीयों के पास इतना सामान ही नहीं था जिसे लेकर भागना पड़े। अधिकांश लोग निर्धन थे, उनके पास एक आध कपड़े, थोड़े से अनाज और मिट्टी के 2-4 बर्तनों के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं था। सारा धन महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर लंग जैसे आक्रांता लूट कर ले जा चुके थे और 300 सालों से दिल्ली के तुर्क शासक उत्तर भारत के गांवों और शहरों को लूट रहे थे। उस काल में भारत के बहुत कम हिंदू थे जिनके पास थोड़ा बहुत धन बचा था, किंतु वे भी निर्धनों की तरह रहते थे और अपना धन धरती में गाड़ कर रखते थे। तुर्क शासकों ने 325 सालों के शासन में हिंदुओं पर यह प्रतिबंध लगा रखा था कि वे धन नहीं रख सकते, घोड़ा नहीं रख सकते, पक्का घर नहीं बना सकते, नए कपड़े नहीं पहन सकते, त्योहार नहीं मना सकते, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में लोगों को अपना शहर छोड़कर दूसरा शहर बसाने में भला क्या समय लग सकता था। यदि बाबर की बात सही मान ली जाए तो भी भारतीयों को भूखा, नंगा और कुरूप बनाने के लिए कौन जिम्मेदार था? केवल और केवल बाबर के पूर्वज, जो कभी हूण कबीलों के रूप में, कभी तुर्की कबीलों के रूप में, कभी मंगोल कबीलों के रूप में और कभी मुगलों के रूप में भारत में घुसते आए थे और भारत की जनता का सर्वस्व हरण करते रहे थे। अगली कड़ी में देखिए, यदि मैं हिंदुस्तान की इच्छा करूं तो मेरा मुंह काला हो। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
एवं शेयर करें। धन्यवाद।